हेलो। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का एनर्जी लेवल डायग्राम देखा, इनका एनर्जी लेवल देखा और लगभग पांचों जो थे उनको अच्छे से समझा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर। और कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर को समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, और वो है अपना संयुग्मन का प्रभाव यानी इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देखिए, यदि किसी अणु में यदि कोई मॉलिक्यूल है उसमें विलगित द्विबंध आइसोलेटेड डबल बॉन्ड उपस्थित है। आइसोलेटेड का मतलब समझ में आता है, अर्थात दो द्विबंधों के मध्य एक से अधिक एकल बंध उपस्थित है, यानी दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उनके बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक एकल बंध उपस्थित हैं तो उनके अवशोषण बैंड की तरंगदैर्घ्य, तो उनका जो अवशोषण बैंड है, एब्जॉर्प्शन बैंड है, उनकी जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, वो आती है अपनी लैम्डा मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसको हम लैम्डा मैक्सिमम से शो करते हैं। इसके मान पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, अवशोषण बैंड की तरंगदैर्घ्य पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें दोनों द्विबंधों के मध्य बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक अंतरक्रिया होती है। ये जो दोनों डबल बॉन्ड है इनके मध्य बहुत ही कम इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है। लेकिन यदि किसी अणु में संयुग्मित द्विबंध उपस्थित हैं और यदि किसी में असंयुग्मित द्विबंध का मतलब है कॉन्जुगेटेड डाइईन उपस्थित हैं या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड उपस्थित हैं, तो उस अणु में अवशोषण बैंड की तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम के मान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, कॉन्जुगेशन में कैसे होगा, ये तो आइसोलेटेड होगा कि दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए, ठीक है, और जो तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में है ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, इस तरीके से अगर ये कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो उनमें अवशोषण बैंड की जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम, इसके मान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस स्थिति में दोनों द्विबंधों के मध्य बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक अंतर क्रिया होती है, जिससे लैम्डा मैक्सिमम के मान में भी बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे हम लेते हैं एथिलीन अणु, इसमें केवल एक पाई बॉन्ड होता है। एथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें एक ही डबल पाई बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड होता है। अतः इसमें दो पाई अणु कक्षक पाए जाएंगे। एक पाई बॉन्ड में अगर एक पाई बॉन्ड है तो इसमें कितने अणु कक्षक होंगे, अपने दो होंगे, एक तो पाई बॉन्डिंग और दूसरा पाई का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, तो अणु कक्षक कितने हो जाएंगे, दो। और इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कैसे होगा, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग की तरफ होगा, क्योंकि और तो इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जब इसके संयुग्मन में एक और पाई बॉन्ड आ जाता है, और यदि इसके कॉन्जुगेशन में एक और पाई बॉन्ड आ गया, जैसे ये था अपना डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, तो यहाँ दो पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है, तो एक और पाई बॉन्ड आ जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त 1,3-ब्यूटाडाइन, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसमें दो डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है ना, एक तो यहाँ और एक यहाँ। इससे क्या बनेंगे, चार पाई अणु कक्षक बनेंगे, दो से कितने बनेंगे, चार। अब दो बंधी अणु कक्षक बनेंगे, पाई 1b और पाई 2b, यानी पाई बॉन्डिंग और पाई 2 बॉन्डिंग, और इसी के दो प्रतिबंधी अणु कक्षक बन जाएंगे, कौन से, पाई 3 एंटी बॉन्डिंग और पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है, वो पाई 2 से पाई 3 में होता है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉनिक, वो किससे होगा, पाई 2 से पाई 3 एंटी बॉन्डिंग में होगा। इनके मध्य ऊर्जा अंतर क्या होगा, एथिलीन अणु की तुलना में कम होता है। ये अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा डायग्राम से, क्योंकि ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये हमने देखा था। एक बार और बता देती हूँ मैं, यहाँ इस डायग्राम में हमने देखा था कि ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य का मान जैसे बढ़ता है उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फलस्वरूप जो अवशोषण तरंगदैर्घ्य है लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे अगर ऊर्जा कम हुई तो जो तरंगदैर्घ्य है उसकी वेवलेंथ है वो लैम्डा मैक्सिमम होती है, और उसके मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है जैसे जैसे वो आगे जाता है। देखिए, अब ऊर्जा के मान में कमी हो रही है तो तरंगदैर्घ्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए,
यहाँ ये कॉस्मिक रेस था, फिर एक्सरे से यूवी में गया, यूवी से विजिबल में, विजिबल से आईआर में, आईआर से माइक्रोवेव में। तो इस तरीके से जैसे जैसे रीजन्स को से आगे बढ़ता जाता है, इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती जाती है। और जो वेवलेंथ है हम इसे नैनोमीटर से शो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार जब इसके संयुग्मन में एक और द्विबंध आ जाता है, अगर एक और डबल बॉन्ड आ जाए तो इस प्रकार प्राप्त, जैसे कि एग्जांपल है 135 हेक्साट्राईन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन में पहले 2 थे, अब 3 अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो कितने अणु कक्षक बनेंगे अपने, 3 के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 तो बॉन्डिंग हो जाएंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। इस स्थिति में उच्चतर भरे हुए अणु कक्षक, यानी जो भरे हुए अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तथा निम्नतर रिक्त अणु कक्षक यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मध्य ऊर्जा अंतर और भी कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और भी आसानी से कम ऊर्जा के द्वारा संपन्न होते हैं। फलस्वरूप अवशोषण तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम के मान में और भी वृद्धि होती जाती है। देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है, किसी अणु में संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, यानी कॉन्जुगेशन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, डबल बॉन्ड बढ़ेंगे तो अपने अणु कक्षक की संख्या बढ़ती जाएगी, उसके अवशोषण तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम के मान में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। जैसे देखिए, तीनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एथिलीन अणु है, ठीक है। इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है मतलब एक पाई बॉन्ड हो गया और एक उसका एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो ये यहाँ से इसमें ये डबल बॉन्ड है ना, तो एक पाई बॉन्ड बना, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में के लिए इसको इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है 165 Nm होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो 1,3 ब्यूटाडाइन है कॉन्जुगेशन में है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसमें 4 पाई हो गए, 2 पाई बॉन्डिंग के और 2 एंटी बॉन्डिंग के। अब देखिए, अब जो बीच वाला है ऑर्बिटल, यानी पाई 2 से पाई 3 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो इसको तो हम बोलेंगे HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती जाएगी। तो इसका मान कितना हो गया, 217 Nm, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। 1,3 ब्यूटाडाइन का ही एग्जाम्पल लिया जाता है, तो इसका लैम्डा मैक्सिमम का मान 217 Nm याद रखना है। अब 135 हेक्साट्राइन लिया, यानी इसमें कितने हो गए कॉन्जुगेशन में, 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो 3 के 6 कक्षक बन गए अपने अणु कक्षक। अब देखिए, पाई 3 से जब ये पाई 4 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, यानी पाई 3 बॉन्डिंग से पाई 4 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो ऊर्जा अंतर और भी कम हो जाएगा यहाँ से, यानी इसकी अपेक्षा ऊर्जा अंतर और कम हो गया। यानी जैसे जैसे हम लोग डबल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, कॉन्जुगेशन प्रभाव किसी कंपाउंड का बढ़ता जाता है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के दौरान ऊर्जा अंतर बहुत कम होता जाता है, और जब ऊर्जा अंतर कम होगा तो इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम का मान अपना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस पर लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना हो जाता है, 253 Nm। ओके, तो ये इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो आ गया होगा समझ में अच्छे से। इसीलिए जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो संयुग्मित द्विबंधों की संख्या के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संयुग्मित द्विबंधों की संख्या के। यानी जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये होता है अपना इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। और अब